ऑन कर दिया मैंने, शुक्रिया आपने याद करवा दिया। अच्छा जी, ये जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि एक पॉसिबिलिटी है कि हम फर्स्ट एनिमल के लिए एक सेपरेट अरे ले लें, एनिमल एक्शंस के लिए एक सेपरेट अरे ले लें, और सेकंड एनिमल के लिए सेपरेट अरे ले लें। और उसके बाद फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम हर एनिमल के लिए एक अरे ले लें। मतलब एलिफेंट के लिए, एलिफेंट से रिलेटेड जितनी भी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो एलिफेंट की अरे में स्टोर करें। इसी तरह लॉयन की अरे ले लें, डियर के लिए अरे ले लें, हॉर्स की अरे ले लें, और हर अरे में हम ये स्टोर कर लें कि वो दूसरे एनिमल के साथ क्या बिहेव करता है। मतलब एनिमल के साथ बिहेव डजंट मीन एनीथिंग, वो एलिफेंट को सारी आगे हमारी इधर टाइगर के साथ जो एलिफेंट का बिहेवियर है वो प्लेज का है, तो यहाँ पे हम प्लेज लिख लें इधर। तो इसी तरह हम हर इंडेक्स के ऊपर, कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के ऊपर दूसरे एनिमल के साथ इसका जो बिहेवियर है वो सेव कर लें। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया है, गुड, ये भी अच्छा तरीकाकार है और ये भी ठीक है। लेकिन ना एक इसमें थोड़ा सा इशू है। वो इशू ये है कि अगर वैसे हम इसी किस्म के डाटे को स्टोर करें, यानी कि ये हम एक्चुअली हमें दो एनिमल्स के दरमियान कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, यानी कि कुछ उनके बिहेवियर्स को आपस में स्टोर करना है। तो आमतौर पर हमारे पास वैसे, अगर हम प्रोग्रामिंग से या कंप्यूटर साइंस से हटकर बात करें, तो हमारे पास क्या कोई ऐसा टूल है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से स्टोर कर सकता है? लेट्स से प्रोग्रामिंग की बात नहीं करते हम किसी और वैसे आपने कभी देखा है कि इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी जगह पे बेहतर तरीके से कोई स्टोर कर रहे हैं, और रजिस्टर्स के ऊपर या वैसे किसी जगह पे? कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा अगर किसी के ज़हन में कोई ख्याल आ रहा तो? सर एक्सेल में। हाँ, ठीक है। अपना माइक काइंडली ऑफ कर लें, उसमें नॉइस की वजह से ना वो आ रहा है। अच्छा, एक्सेल में पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्सेल में भी कोई तरीकाकार होगा ना। एक्सेल में कैसे स्टोर करेंगे? जिस तरह अभी ये इन्फॉर्मेशन मैं एक्सेल में भी स्टोर कर सकता हूँ, जिस तरह फर्स्ट एनिमल लिख कर राइट पे और यहाँ उसके आगे ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक्सेल में तो टूल है ना, जिस तरह वही चीज़ हमने इधर नोटपैड में लिखी हुई है, एक्सेल में थोड़ी सी डिफरेंटली लिख लेंगे। लेकिन उसका उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको सेव कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। कभी अभी तो है हमारा जो यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्स जो है ना वो ऑनलाइन हो गए हुए हैं फीस के, लेकिन हिस्टोरिकली ना फीस का रिकॉर्ड इस तरह स्टोर होता था। जिस तरह लेट्स से एक स्टूडेंट का नाम है या रोल नंबर है 25 रोल नंबर है हमारे एक स्टूडेंट का, तो उसका अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है ना तो ऊपर लिखा होता था जनवरी, और ये हर साल का एक पेज होता था, फरवरी, मार्च, और इसी तरह जो है वो उसके ये बताया गया था इसकी फ़ीस इतनी है जनवरी की, फरवरी की इसने इतनी फ़ीस पे की थी, मार्च में इसने इतनी फ़ीस पे की थी, और अप्रैल मई में इतनी की थी। इस तरह रोल नंबर 26 ने उसने जनवरी में इतनी पे की थी, फरवरी में इतनी पे की थी। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे टेबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ये टेबल की फॉर्म में होता है। तो इस तरह भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, बल्कि अभी जो इवन के कंप्यूटर साइंस में भी जो 80% डाटा स्टोर किया जाता है वो इसी शक्ल में किया जाता है, टेबल की शक्ल में। यानी कि इसमें दो चीज़ होती हैं, एक ये कि आपका ये वाला इंफॉर्मेशन कि ये कौन है, और इससे ये वाला, अब इन दोनों का रिलेशन, यानी कि रोल नंबर 25 ने जनवरी के मंथ में कितनी फीस जमा करवाई है, तो वो आप इस सेल के अंदर फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है एफएससी में, और वो एफएससी में ये चीज़ लाती थी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होते हैं ये एक्चुअली इसी तरह की 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। शायद आम तौर पर हम उसको ऐसे नहीं देखते, जिस तरह हम ये कहते हैं 4 5 6 2, तो ये एक्चुअली ये रो और ये चीज़ कोई इंफॉर्मेशन बता रही थी। मे बी ये बता रहा हो कि ये एज है, और ये बता रहा हो कि ये उसकी जो है वो इस एज में, और ये स्टूडेंट का नाम है मे बी ए है और ये बी है। तो एज अगर इसकी ये वाली एज जो है वो इसमें ये वाली स्टूडेंट का ये वाली है, मतलब ये लेट्स से एज की ब्रैकेट है कि 10 to
लेट्स से जो हम थोड़ा सा क्लोजली अपना देख लेते हैं कि 18 to 20 के दरमियान हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये बता रहा है कि उसमें 4 जो है ना स्टूडेंट। तो आमतौर पर जो अगर इन्फॉर्मेशन हमने 2 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो उसके लिए मैट्रिक्स यूज़ होते हैं, और ये हम करते आए हैं एफएससी के अंदर, तो उसका बेसिक पर्पस यही है। और दूसरे नंबर पे इसका जो अभी ये सिंगल डायमेंशन जो है, ये आपको जो नज़र आ रही है इसके अंदर जो हम स्टोर करते हैं, इसको हम मैथ के अंदर वेक्टर कहते हैं। तो इसी अगर इंफॉर्मेशन को हम इस तरह रखें, ये इंफॉर्मेशन अगर हम इस तरह लिखनी हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली वही तरीकाकार है जो थोड़ा सा मुबशर बता रहे थे कि उन्होंने डिफरेंट अरेज ले ली। तो आप देखें, ये अगर वैसे ही देखें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एनिमल की एक अरे डिक्लेयर कर लें, लॉइन की एक डिक्लेयर कर लें, डियर की एक कर लें, और इधर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन उस कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसके जो एक्शंस हैं वो रख लें। मसलन आप इधर क्या इंफॉर्मेशन है, एलिफेंट लॉइन, ये दोनों इंटरसेक्शन, एलिफेंट का लॉइन के साथ क्या बिहेवियर है, तो वो बीट्स का बिहेवियर है। इसी तरह एलिफेंट का जो है वो टाइगर के साथ क्या बिहेवियर है, वो प्लेस का है। और बाकी ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि ये फाइल में, अगर लेट्स से फाइल में किसी जगह पे ये एंट्री आती है तो फिर हम इसको भी फिल करते जाएंगे। तो ये टेबुलर फॉर्म या मैट्रिक्स की फॉर्म जो है ये बहुत कॉमन यूज होती है डाटा स्टोर करने के लिए, जब डाटा आपस में रिलेशन हो। तो आमतौर पर बहुत सारा डाटा जो इस वक्त कंप्यूटर साइंस में स्टोर है वो 80% और 90% डाटा वो इसी फॉर्म में स्टोर है। और इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है, वो कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस, कि ये रिलेशनल होता है, इसकी ये वाली रो और ये वाले का आपस में रिलेशन डिटरमाइन करता है कि इधर कौन सी वैल्यू होगी। तो एक्चुअली ये एक तरीकाकार बड़ा कॉमनली यूज होता है। तो एक इसको अगर हम कहें, ये हम, मैं भी ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ये दिस इज द बेस्ट वे टू सेव एनी रिकॉर्ड, लेकिन मे बी लेट्स से हम कहते हैं क्योंकि दुनिया यूज कर रही है तो इसकी कोई रीजन होगी। तो हम कहते हैं अगर हमने इसको अपने प्रोग्राम C++ के प्रोग्राम में इसी शक्ल में इंफॉर्मेशन सेव करनी हो तो हम कैसे करें। तो इसका एक तरीकाकार है कि आप ये इतनी अरेज यूज कर लें और फिर उसको इस्तेमाल कर लें। दूसरा बेहतर तरीकाकार है, क्योंकि नेचुरली जिस तरह हमने देखा था कि जब हम इसी तरह का काम मल्टीपल वेरिएबल्स में करते थे तो फिर हमें वेरिएबल्स के नाम के ऊपर इफ लगाना पड़ता था। यानी कि अगर कोई अभी हमें कहीं लॉइन का बिहेवियर फॉक्स के साथ है, दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, या कोई कहे डियर के साथ उसका बिहेवियर क्या होगा, तो नेचुरली इस टेबल से तो हमें नजर आ रहा है बीट्स है, लेकिन कंप्यूटर को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। अगर इफ लॉइन है तो फिर लॉइन वाली अरे में जाकर सब एक एक एलिमेंट को 1 बाय 1 देखो, जहाँ पे या 1 बाय 1 ना देखो, यहाँ पे जहाँ पे डियर है, हमें पता है डियर को हमेशा हम सेकंड नंबर पे स्टोर करते हैं, तो लॉइन 2 का देखो क्या इसका बिहेवियर क्या है, तो वो रिटर्न कर दो ये। इसी तरह अगर किसी ने देखना फॉक्स का और कैंगरू का क्या बिहेवियर है, तो फॉक्स यहाँ पे हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि फॉक्स की अरे जो है वो इफ लगाना पड़ेगा। अगर यूजर ने फॉक्स एंटर किया है तो फॉक्स की अरे में कैंगरू की जो इंडेक्स बनता है 0 1 2 3 4 5, उस इंडेक्स पे आप जाएं और वहां पे देखें कि इसका बिहेवियर क्या है, तो वो प्लेस का तो ये सी आउट कर दें। तो ये हमें इस तरह लगाना पड़ेगा, और ये असल में मुश्किल हो जाएगा जब नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ते जाएंगे कि हमें इफ लगाएं और फिर उसके साथ करें। ये काम हमने वही किया था जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे और उसमें फिर हमने उसका एक सोल्यूशन निकाला था एरे को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लें। तो इसी तरह की हमें ऑप्शन मिलती है इसके अंदर कि हम इसको भी इंडेक्सिंग कर दें। ना सिर्फ ये तो इंडेक्स होता ही अरे के अंदर ना, जो हमने अभी अरे पढ़ी है, इसको भी इंडेक्स कर दें। तो जब हम ऐसा कर सकते हो तो ये वाला जो इंडेक्स है ये कहलाता है 1 डायमेंशनल, और जब इसको भी इंडेक्स कर दें इस वाली साइड को भी, तो ये कहलाता है 2 डायमेंशनल। यानी कि अब 2 डायमेंशनल्स को हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं और मल्टीपल वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अरे, 2D अरेज। तो 2D अरेज एक्चुअली क्या करती हैं, वही जो इन्फॉर्मेशन 1D मल्टीपल 1D अरेज के साथ हम स्टोर करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को हम मल्टीपल सिंगल मल्टीपल 1D अरे के साथ हम जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वही सेम इन्फॉर्मेशन हम सिंगल 2D अरे के साथ
स्टोर कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसी को अगर इसी इंफॉर्मेशन को अगर हमने इसको ऐसे स्टोर, इसी जो इंफॉर्मेशन है इसको हमने C++ में इस फॉर्म में स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर करेंगे। अच्छा, ये भी बात हमने कर ली है। हाँ जी, अब मैंने थोड़ा सा उसको ना जो प्रीवियस टेबल था उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि ये वाला कोड ज़रा सिंपल हो जाए, इसको लिखना था। तो अभी लेट्स से हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को हम चाहते हैं C++ में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नेचुरली इस टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है फिलहाल स्ट्रिंग में है, तो ये भी पॉसिबल है ये इंटीजर की इन्फॉर्मेशन हो, जिस तरह इन केस ऑफ फीसिस था, या लेट्स से हर सेमेस्टर का CGP है तो वो फ्लोट होगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी तो अरे की वो डाटा टाइप हमें पता है वो ही होगी जिस किस्म का हमें डाटा स्टोर करना है। अब मैं इसमें पहले मैं अरे डिक्लेयर करता था, जस्ट उसको सिंगल बताता था कि इसकी लेंथ कितनी है। अब मैं इसका डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं इसके साथ ये भी बता रहा हूँ कि इसकी ये लेंथ कितनी है, मतलब कि इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स कितने होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट 4 का मतलब है कि ये वाले एलिमेंट्स कितने होंगे और हर एलिमेंट के फर्दर कितने आगे एक्सटेंशन होगी। यहाँ पे अब फर्स्ट एलिमेंट है ये, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो 4 है, तो मैं ये 4 इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे भी 4 का बताया। तो ये असल में ये मैट्रिक्स हमारा 4/4 का है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एनिमल्स मेरे पास 6 हो, लेकिन मैं कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन केजीज की इन्फॉर्मेशन हो वो 3 हो, तो 6 × 3 केजीज मैं इस तरह लिखना चाहूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास दोनों सेम है तो मैंने इसको 4/4 किया। तो ये इसका मतलब है कि 4 इधर मुझे स्पेसिस मिल जाएंगी और 4 इस तरफ मिल जाएंगी। अब हर एक पोजीशन का एक नंबर बन जाता है, वो नंबर क्या है, इसका नंबर है 00। ये इसका ये रो फर्स्ट इंडेक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड इंडेक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी फिनिश दिस स्लाइड, उसके बाद मैं इसे टेक अप करता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला इंडेक्स जो है वो 0 है, क्योंकि ये वाला चलेगा, और इसके साथ ये वाला इंडेक्स 1 है। ये वाला 0 है, ये वाला जो है वो 2 है, ये वाला 0 है, ये वाला 3 है। तो ये इस तरह जिस तरह हम रोज और कॉलम्स से उधर मैट्रिक्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सेल को कि ये रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसमें हम 0 इसलिए बताते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में ये 0 से स्टार्ट होता है, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम वही नोटेशन है 00, 01, 02, 03। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो अब इस अरे में ये वाला सारा जो डेटा है, ये वाला पहले एलिफेंट का या पहले रो का, तो वो हम इस तरह स्टोर करेंगे। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसकी है। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में जब मेमोरी इस तरह बनेगी और मेमोरी के अंदर इस तरह ये वाली इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इसी तरह ये वाला जो ब्रैकेट्स के अंदर ये वाला डाटा जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो इस जगह पे स्टोर होगा। तो ये हमारी 2D अरे है जो 1D अरे की एक्सटेंशन है कि अब हम एक और अरे के अंदर डिमेंशन ऐड हो गया है कि अब वो रोज के साथ साथ अब कॉलम्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और हम किसी भी एक एंट्री को उसके इस तरह इंडेक्स नंबर के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने ये देखना हो कि लॉयन और डियर का आपस में क्या बिहेवियर है, तो मैं लिखूंगा, क्योंकि लॉयन इस वक्त इंडेक्स 1 पे है और डियर इस वक्त 2 पे है, तो मैं लिखूंगा डाटा 1, 2। तो ये मुझे बता देगा कि इस वक्त 1 का और 2 का बीट्स मुझे रिटर्न कर देगा। तो इस तरह, और अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो एक तो तरीका ये है कि अरे को एक ही वक्त सारा इसी तरह पॉपुलेट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इंडिविजुअली स्टोर करना चाहते हैं, डाटा 1, 2 में मैं लिखूंगा लेट से इधर डियर का और चलें हॉर्स का और लॉइन का हमें रिलेशन नहीं मालूम है, तो मैं अगर ये करना चाहता हूँ तो इसका इंडेक्स बनता है 2, 3 और लॉइन का जो है 1 है। तो मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा डाटा 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो ये एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखूं अगर ये प्लेस का रिलेशन है मैं ऐड करना चाहता हूँ मैं इस तरह। अच्छा, आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, अब्दुल्ला आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका वो रेस हो रहा है।
हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, यू कैन आस्क। हाँ जी हमाद, आपको क्लियर हुई है बात, क्या बात कर रहे हैं हम? यस सर। चलें शाबाश, ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर 3D अरेज भी होती हैं, तो क्या 4D अरे एग्जिस्ट कर सकती है? अब्दुल्ला वो सिंबल है, सॉरी यार, वो अभी एक्चुअली 2D को क्लियर हो लें फिर इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 4D अरेज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, बस ये आपके वो जो आपने पूछ लिया वो डिपेंड करता है जो कंपाइलर्स हैं वो किस हद तक सपोर्ट करते हैं। तो आमतौर पर हमें 4D के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम 4D या 5D 6D में 7D किसी भी डायमेंशन में हम अरे बनाना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो हम बना सकते हैं। अगर रेगुलर कंपाइलर भी सपोर्ट ना करे तो वो भी हम कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि C++ का कंपाइलर 4D अरे सपोर्ट करता है या नहीं करता, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन हमें जब अगर कभी ज़रूरत पड़े, जिस तरह बिग डाटा आता है और हाई डायमेंशनल डाटा जब आता है, तो फिर हम इसके कुछ अल्टरनेट कर लेते हैं, ठीक है। वो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम कैलकुलेट करके वो उसको हम 2D में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैसे भी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हायर एंड है टॉपिक, इसलिए इसको भी हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर 2D के भी जो बात की है उसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी बच्चे का तो वो पूछने का है। सर अच्छा जी जी सर जी अभी बच्चे, हमने हमने जो ये सारे बिहेवियर स्टोर किए हैं 2D अरे के अंदर किए हैं, तो जो एनिमल्स के नेम है वो कहाँ स्टोर हैं? एनिमल्स का कैसे पता लगेगा हमें? अच्छा शाबाश हुज़ैफा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड। देखें बच्चों, ये हुज़ैफा ने ना बहुत वैलिड एक पॉइंट रेज किया। यहाँ पे हम जस्ट बिहेवियर स्टोर कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि चलेगा कि ये एलिफेंट का जो है ना वो अब बिहेवियर, लेट से अगर मेरे पास ये अरे हो तो इस अरे को देख के तो हम नहीं बता सकते कि एलिफेंट का रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर है। मतलब मुझे क्या पता, मैं आपको या प्रोग्राम को नहीं पता कि एलिफेंट का रिकॉर्ड ये है या ये है या ये है। तो ज़्यादा बच्चे आमतौर पर ना 2D अरेज के अंदर सिर्फ हम डाटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे ना उसकी ये इंफॉर्मेशन कि ये वाली लाइन जो है, ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन किस से रिलेटेड है, यानी कि किस एनिमल से रिलेटेड है, या मे बी यहाँ पे स्टूडेंट्स हों तो किस से रिलेटेड है, टीचर्स हों तो उनसे किस से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन हम अलग से स्टोर करते हैं। यानी कि वो हमारे प्रोग्राम को पता होता है कि 0 वाला इंडेक्स हमेशा किसके लिए, एलिफेंट के लिए, 1 वाला इंडेक्स लॉइन के लिए, और 2 वाला इंडेक्स डियर के लिए। इसकी एक एग्जांपल ना मैंने अभी क्योंकि ये बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है तो इसकी एग्जांपल मैंने अभी नेक्स्ट इसको पुट किया कि इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं कि इंडेक्सिंग। अब हो सकता है मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं समझूँ कि ये 1 पे है, तो वो कोई दूसरा कोड लिख रहा है वो कहे ये 2 पे है, तो उसको कैसे हम कंसिस्टेंसी लाते हैं, तो उसको भी हम शॉर्टली देखते हैं। पर अभी इस तरह से हम नहीं बता सकते, कौन बताएगा, वो हमें हमारे प्रोग्राम को प्री डिफाइंड होगा, और वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। अच्छा, उसके से देखने से पहले एक दफ़ा क्विकली इसको देख लें कि इंडेक्सिंग 2D में ऐसे काम करती हैं। डाटा 0 0 का मतलब है इसको, ये डाटा जो है वो 1 0 का मतलब है कि वो यहाँ पे ये एक्सेस कर रहे हैं हम, यानी कि ये 0 अरे है और ये 1 अरे है। इसी तरह ये हम इसे चलता जाता है, डाटा 0 2, अगर मैंने ये एक्सेस करना है तो ये 2। इसी तरह 0 3 का मतलब है ये 0 रो और थर्ड कॉलम। सेकंड जो इंडेक्स है वो एक्चुअली कॉलम्स को हम उसको ऐसे परसीव करते हैं, ये कॉलम है। और इसी तरह डाटा 1 0 ये फर्स्ट और ये 0 है, और इस तरह सो ऑन जो है ये हमारे पास ये इसकी सारी अवेलेबिलिटी इस तरह होती है। तो अगर अब हम अगर इसको ऐसे करें ना, सी आउट डाटा 0 1 इस अरे में, तो ये एक्चुअली ये प्रिंट ये करेगा 0 फर्स्ट 0 रो अरे का फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि वो बीट्स लिखा हुआ हमें नजर आएगा। इसी तरह अगर हम इधर करें डाटा 2 0, तो ये हमें प्रिंट करेगा सेकंड 0 1 2 इस रो का जो है ये 0 इंडेक्स पे जो भी लिखा हुआ है, और दैट इज प्लेस, वो प्लेस लिखा हुआ आएगा, तो ये वाला प्रिंट करेगा। इसी तरह 3 0 ये थर्ड, और 3 2 सॉरी 3 2 0 1 2, तो ये हमें ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3, सॉरी ये 3 है और ये 2 है, तो 0 1 2 ये वाला इंडेक्स है, प्लेस ये भी प्लेस
प्रिंट करेगा। तो ये इस तरह इंडेक्सिंग जो है अरेज की काम करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कम कम इतनी अभी तक समझ रोड आ जानी चाहिए कि आपका अरेज हम जो डिक्लेयर करते हैं उसके दो डिमेंशन होती हैं, एक रो को रिप्रेजेंट करती है और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमने किसी खास सेल को, यानी कि इस सेल को एक्सेस करना है, तो ये इस सेल को बता, इस सेल का जो एड्रेस है, जो हम कहते हैं ये एड्रेस है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स रो इंडेक्स और इट्स कॉलम इंडेक्स। ये इसके रो का और कॉलम का इंडेक्स है। इसका रो जो है वो 1 है और कॉलम 2 है। तो 1 2 का मतलब है कि मैं इस सेल को एक्सेस कर रहा हूं। तो मैं जब 1 2 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डेटा 1 2। तो मैंने इसको एक्सेस करना है तो ये मुझे प्रिंट कर देगा इसकी वैल्यू। अगर मैंने इसमें कुछ स्टोर करवानी है तो इक्वल के साइन के साथ मैं उसको स्टोर भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह ये अरेज काम करती हैं टूडे। अच्छा, अभी एक हम छोटा सा कोड अगर लिखना चाहें कि मुझे एलिफेंट के तमाम एक्शंस का जो है वो दिखा दें, जितने भी एक्शन एलिफेंट ने किए हैं वो परफॉर्म करता है, वो हम प्रिंट कर दें। तो उसके लिए हम ये एक सिंपल सा कोड लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ये हमने ये डिसाइड किया कि एलिफेंट 0 इंडेक्स पे गया है। यहाँ पे जिस तरह भी उज़ैफा क्वेश्चन पूछे थे, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये अभी हमने हार्ड कोड कर दिया है, यानी कि अभी हमारे प्रोग्राम के पास पहले से नॉलेज है कि एलिफेंट हमेशा 0 इंडेक्स पे होता है। हाँ, अगर ये गलत नॉलेज हो तो फिर ये अरेज के अंदर जो डाटा है वो ठीक तरह काम नहीं करेगा। तो बहरहाल ये हमने लॉक कर दिया कि हमें मालूम है, तो हम इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 करेंगे। एक्शन हम जो है वो कैसे प्रिंट करा सकते हैं? हम एक फॉर का लूप चला सकते हैं। फॉर का लूप जो है वो जे से स्टार्ट होगा और हमें पता है कि टोटल एक्शन कितने हैं, 4 एनिमल्स हैं जिनके साथ एक्शन है। तो इसके कॉलम की साइज कितना है? 4 है। तो हम लूप को 4 तक चलाएंगे और हर दफ़ा प्लस प्लस करेंगे। आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये पहली दफ़ा डाटा आई में क्या वैल्यू आएगी? 0, और जे में क्या वैल्यू होगी? 0। तो ये प्रिंट कर देगा ये वाला, यानी कि स्क्रीन के ऊपर ये वाला रिकॉर्ड हमें नज़र आ जाएगा। इसी तरह दूसरी दफ़ा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू 0 ही रहेगी और जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब वो ये 0 1 कौन सा इंडेक्स किसको रिप्रेजेंटेशन हो रही है? ये यहाँ से ये वाले को। तो ये स्क्रीन के ऊपर 0 1 जब प्रिंट होगा तो ये बीट्स ये आ जाएगा लिखा हुआ। इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 ही रहेगी और जे की वैल्यू जो है वो 2 प्रिंट होगी। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह 0 3 और ये 0 और 3 ये आप ये कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे ये जो एन ए है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह अगर हमने किसी एक एलिफेंट का बिहेवियर देखना हो, दूसरे किसी भी एक एनिमल का दूसरे के साथ बिहेवियर लिखना हो, तो हमें उसको एक का इंडेक्स और दूसरा ये वाली डिमेंशन को चेंज करते जाना पड़ेगा। तो हम फॉर के लूप के साथ कर सकते हैं इसको इजीली। इसी तरह अगर हम ये काउंट करना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ एक्शंस कितने हैं उसके प्ले के किसी भी, तो हम ऑफ कोर्स यही वाला कोड है जो हम लिख रहे हैं, सी आउट करवाना है। तो यहाँ पे अगर प्ले के ऊपर इफ़ लगा देंगे तो बाकी वही चीज़ जो हम बार बार करते हैं कि लूप के अंदर हम इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हम इस डाटा आई जे के ऊपर लगा देंगे, अगर प्लेज है तो काउंट कर दो, तो वो टोटल प्ले एक्शन हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे किसी की भी जो एनिमल का इंडेक्स बस हम यहाँ पे चेंज करेंगे, 0 की जगह 1 कर देंगे या 2 कर देंगे या 3 कर देंगे, उसके नंबर ऑफ प्ले एक्शन हमें रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह भी जो उज़ैफा ने क्वेश्चन पूछा था वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। उसमें मसला ये है कि हम इसको कैसे हैंडल करें कि कौन सा एनिमल का जो है हम लेट्स से प्रिंट काउंट करना चाहते हैं, वही क्वेश्चन है, लेकिन इस दफ़ा हम चाहते हैं कि एनिमल का नाम हमें गिवन हो, यानी कि यूज़र से इनपुट करें, उस यूज़र से पूछें आप बताएं किसका एनिमल का नाम, किस एनिमल का जो है वो आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो उससे इनपुट लें एनिमल के नेम को, और एनिमल के नेम को इनपुट लेने के बाद फिर हम उसका टोटल काउंट डिस्प्ले करें। तो उसके लिए ये एक तरीकाकार हम आमतौर पर यूज़ करते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन है इसको अलग से हम एक अरे के अंदर ऐड कर लेते हैं। जिस तरह ये एलिफेंट है, ये लॉयंस है, ये डियर है और ये हॉर्स है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम इस तरह इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, या फिर अपना माइक काइंडली जो है वो ऑफ रखें। अच्छा जी,
यहाँ पे अब ये एनिमल्स हैं, अब ये 0 1 2 3, अब ये उसी इंडेक्सिंग के हिसाब से रखे हुए हैं जिस तरह इसकी इंडेक्सिंग है। इसमें भी एलिफेंट है, लॉइन है, डियर है और हॉर्स है, इधर भी एलिफेंट, लॉइन, डियर और हॉर्स है, तो इनकी ये इंडेक्सिंग है। तो फिर अभी फॉर्चुनेटली दोनों डायमेंशन एक ही हैं, तो एक ही हमने अरे डिक्लेयर कर लिया है और उसी को हम यूज करेंगे। अब क्या होगा, जैसे यूजर एनिमल का नाम एंटर करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गेट एनिमल इंडेक्स गेट करेंगे, कहेंगे गेट एनिमल इंडेक्स, एनिमल का इंडेक्स गेट करेंगे, उसको नेम पास करेंगे जो यूजर ने एंटर किया है, वो इस नेम की बेस के ऊपर हमें इसका इंडेक्स बता देगा कौन से इंडेक्स पे है। और इसी को कोड को हम जो प्रीवियसली हमने जो लिखा था ये वाला कोड, इस जगह पे जस्ट एक चेंज करनी पड़ेगी और वो कि यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट एनिमल, और ये एनिमल इंडेक्स जो है वो गेट कर लेगा जो भी एनिमल का नाम पास किया होगा, यानी कि फर्स्ट एनिमल नेम जो यूजर ने एंटर किया है वही हम इसे पास कर देंगे। ये एनिमल की अरे में से रिटर्न करके इंडेक्स रिटर्न करेगा और फिर ये इंडेक्स इधर आ जाएगा और उसकी बेस के ऊपर फिर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि अब हमने अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। वो कैसे, काउंट प्ले एक्शन ऑफ गिवन एनिमल। पहले हम कह रहे थे हमने एलिफेंट का काउंट करना है, उसका हमें पता था इंडेक्स 0 पे ही है, लेकिन अब हमें जो उस एनिमल का हम प्ले एक्शन बताएंगे जो सा एनिमल यूजर एंटर करेगा। तो यूजर एनिमल का नेम एंटर करेगा तो हम उसका वो फाइंड करके उसको बताएंगे कि ये एनिमल का ये इतने एक्शंस हैं प्ले के। तो आप वो कैसे बताएंगे, एनिमल की हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट में से हम पहले उसका इंडेक्स देखेंगे कि लॉइन है, तो यूजर ने अगर लॉइन एंटर किया, लॉइन का कौन सा इंडेक्स है। तो ये हम जस्ट बड़ा सिंपल है, फॉर के लूप से आप चलाएंगे, फॉर का लूप एग्जीक्यूट करेंगे 1 टू लेंथ ऑफ द अरे 4 तक, और अगर जहाँ पे भी जो यूजर ने नाम एंटर किया उसके साथ मिलता है वही वाला इंडेक्स वहाँ पे रिटर्न करवा दें। और उसको रिटर्न करवाने के बाद फिर आप उसी इंडेक्स को प्रीवियस जो है वो प्रोग्राम में इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है जो आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, आई होप के क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब जो एक छोटा सा काम कि लेट से हमने ये काउंट करना है पूरी अरे में कितने प्ले के एक्शन है, सारे टोटल नंबर ऑफ प्लेज कितने हैं, तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई सजेस्ट करेगा क्या कोड लिखें हम अगर पूरी अरे में से, यानी कि ये नहीं काउंट करना कि एलिफेंट के क्या हैं, लॉइन के क्या हैं, डेयर के क्या हैं, मैं कहता हूँ कि सारे पूरे डाटे में से टोटल नंबर ऑफ प्लेज एक्शन कितने हैं ये प्रिंट करना है। और क्वेश्चन ऊपर भी यही है कि हमें टोटल नंबर ऑफ फॉर प्लेज की लूप के अंदर लगा देंगे किसको, जो कोड पहले किया है ना, आई की वैल्यू को फॉर की लूप के अंदर चेंज करते जाएंगे। गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ये कौन लूप सर, लूप के अंदर आई थिंक जो आई की वैल्यू 0 है ना, उसका भी एक इंडेक्स इंक्रीमेंट उसके अंदर एक ऐड करते जाएंगे। काशिर, शाबाश। काशिर से पहले कौन था, कौन सा बच्चे, क्यों कौन से बच्चे ने बताया था काशिर में वॉइस तजम्मल सर जी। अच्छा तजम्मल, ठीक है, शाबाश तजम्मल। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ने, काशिर ने भी बिल्कुल ठीक बताया और तजम्मल ने भी कहा है बिल्कुल ठीक फॉर है। लूप के अंदर एक और फॉर लूप भी तो लगा सकते हैं आई के लिए। हाँ गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। देखें आप सारे बच्चे ठीक कह रहे हैं, अब इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। काशिर ने कहा कि आप आई की वैल्यू को भी यहाँ पे ना प्लस प्लस करते जाएं, मतलब हर लूप के बाद ना जैसे लूप एंड हो तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर लें। ठीक है, मैं यही तजम्मुल का भी इसी तरह का पॉइंट था कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें। अरीज जो कह रही हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम यहाँ पे एक फॉर का लूप एडिशनल लगा सकते हैं कि एक लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 के लिए लग जाए जो और वो लेंथ तक चले और उसके अंदर फिर फॉर आई इंटीजर जे के लिए लग जाए। तो ये लूप मैंने आगे लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड तरीकाकार है अरे को प्रोसेस करने का। ये वाला जब भी 2D अरेज को जिस तरह 1D को प्रोसेस करते हैं ना तो हम सिंगल फॉर का लूप चलाते हैं। जब भी हम 2D सारी 2D अरे के अंदर से कोई चीज़ उठानी हो तो फिर हमें दो लूप चलाने पड़ते हैं, एक आई की वैल्यू को चेंज करेगा और दूसरा जे की वैल्यू को चेंज करेगा। और सी ये ऐसे ही है जिस तरह काशिर ने कहा कि वो यहाँ पे वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करें तो हम यहाँ पे मैनुअली आई इज इक्वल टू +1 की बजाय वही काम लूप से करवा लेते हैं। तो ये किस तरह एग्जीक्यूट होगा, ये आपको पता है, ये लूप नेस्टेड लूप कहलाते हैं।
और 2D अरे के लिए आमतौर पर नेस्टेड लूप ही यूज होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखें फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी, तो ये आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू क्या होगी, जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये 0 ये जनरेट हो जाएगा। यानी कि हम इसको पढ़ लेंगे और इसको अभी तो हेयर प्रिंट करा रहे हैं, तो बाद में इसको हम इफ़ भी लगा सकते हैं या उसको कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली सेल का रेफरेंस जनरेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये अब ऊपर नहीं जाएगा ये, बल्कि ये दोबारा इधर आएगा, क्योंकि अभी j इज लेस देन 4 है, तो ये 0 के साथ क्या जनरेट करेगा, और i की वैल्यू क्या है, अभी 0 ही है, ये 1 जनरेट करेगा, ये इसके लिए जनरेट करेगा, फिर 0, फिर 2, फिर ये इसके लिए जनरेट करेगा, फिर 0, 3। अब j की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन 0 की अभी तक चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो उसके अंदर फिर हमने कंडीशन दी हुई है जब तक फॉर सारा कंप्लीट ना हो जाए, तो ये सारा यहाँ तक जनरेट होगा। उसके बाद ये लूप, क्योंकि अब इसकी ये कंडीशन खत्म होगी, ये दोबारा ऊपर जाएगा और एक लाइन सी और एंडल कर देगा, ये नेक्स्ट लाइन, अब अगली लाइन से बात शुरू होगी। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, i की वैल्यू 1 होगी, अब j दोबारा 4 दफा चलेगा i की वैल्यू 1 के लिए, तो अब i 1 है 0, i 1, अब ये इस तरह ये और ये इस तरह ये सारा जो है वो लूप चलता जाएगा और कंप्लीट ये इसको ट्राइवर्स कर लेंगे। अब हमने इसको प्रिंट करना है, इसके ऊपर ये काउंट करना है कि कितनी दफ़ा प्ले है, तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको काट देना पड़ेगा और बस ये लिखना पड़ेगा इफ़ ये जो डाटा CJ इज इक्वल टू प्लेज है, तो काउंटर एक काउंटर का वेरिएबल लेकर उसके प्लस प्लस कर देना पड़ेगा और एट दी एंड लूप के बाहर आके उसको मैं आउट कर दूंगा इतने नंबर ऑफ प्लेज हैं। तो इस तरह हमने अरेज को 2D अरेज को ट्राइवर्स हम करते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो अभी पीछे हम बात कर रहे थे कि उसको करना है, वो इस तरह हम उसको करेंगे। इसमें हम डिस्प्ले नहीं कर रहे, इसमें जस्ट हम जो देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो है प्लेस के कितनी एक्शन है इस सारी अरे के अंदर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात 2D अरेज की समझ लग गई होगी। इसमें कम्प्लेक्सिटी कोई नहीं है, बस ये है कि ये डाटे को देखने का एक तरीकाकार है कि डाटे को इस तरह भी सेव कर सकते हैं। जो हमने शुरू में बात की थी, पहले हमने डाटा स्ट्रक्चर की बात की कि वेरिएबल के अंदर रिकॉर्ड्स को सेव किया सिंगल वेरिएबल में, फिर वेरिएबल जहाँ पे उनकी लिमिटेशन आती है तो फिर हम वहाँ पे हमने अरेज के अंदर डाटे को सेव करना शुरू कर दिया। अरेज के बाद अब एक एडिशनल हमारे पास तरीकाकार है 2D अरेज। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको भी समझ लग रही होगी, सम टाइम हमें ज़रूरत ही वेरिएबल की होती है, तो फिर हमें अरेज हम इस्तेमाल नहीं करते, वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती हैं। सम टाइम हमें वेरिएबल सफिशिएंट नहीं होते, तो फिर हम अरेज यूज़ करते हैं। सम टाइम अरेज को यूज़ करना इटसेल्फ काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए हम जो है वो 2D अरेज की तरफ यूज़ कर जाते हैं। और 2D अरेज ये वाली जो इस तरह का डाटा वो है, इस तरह का डाटा बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी कि आप मेजर जो प्रॉब्लम देखते हैं वो सारी इस तरह के डाटे में ही छुपी होती है। मसलन लेट्स से हमारा जैसे सोशल नेटवर्क है, अब ए एक यूज़र है, वो बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंडशिप इसमें 1 वे भी हो सकती है, 2 वे भी हो सकती है कि ए ने बी को फ्रेंड किया हुआ है, बी ने ए को फ्रेंड नहीं किया हुआ। अच्छा, इसी तरह सी जो है वो ए का फ्रेंड है, बी डी का फ्रेंड है। अब ये इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी हो, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डाटा, ये वाला डाटा स्ट्रक्चर सबसे बेहतर है। आप क्या करेंगे, तमाम ए बी सी डी 3 यूज़र, ए बी सी डी ये यूज़र, और इसी तरह आप अगर ये फ्रेंड है, ए बी का फ्रेंड है, हाँ फ्रेंड है, सी ए का फ्रेंड है नहीं, सॉरी बी ए का फ्रेंड नहीं है, तो बी ए का फ्रेंड नहीं है, इधर नहीं सॉरी बी ए का फ्रेंड नहीं है, तो ये यहाँ पे। तो इस तरह ये डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह फीसिस का रिकॉर्ड, इसी तरह दो एक कंट्री की कौन कौन सी सिटी आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है, नेटवर्क के ऊपर कौन सा जो है डाटा किस नेटवर्क से होकर गुजरेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली जितनी चीज़ें जो ग्राफ से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, उसके लिए सबसे बेहतर डाटा स्ट्रक्चर इज दी 2D डाटा स्ट्रक्चर, 2D अरेज। इसके अलावा भी है, लेकिन ये अब ये है कि अब बाकी और भी बहुत सारे हैं, वो आप सारा जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ते जाएंगे, जिस तरह अभी अब्दुल अहद बात कर रहे थे 3D 4D लिंक लिस्ट और इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हैं, वो ग्रेजुअली कोर्स के साथ साथ आती जाएंगी। लेकिन अभी तक हमारा कोर्स यहाँ तक ही जाएगा कि इस डाटा स्ट्रक्चर तक है। अच्छा, इसका भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेंगे। आपने एक असाइनमेंट करनी है, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा इस पर एडवांस काम पढ़ेंगे, तो कल तक ये
कंप्लीट होनी चाहिए। ये अक्सर सारे बच्चे खेलते हैं जब लेक्चर बोर हो रहा हो तो वो खेलते हैं। अब इस वक्त तो क्योंकि बोर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे या कुछ और देख रहे होंगे। तो बहरहाल जब क्लास में होते हैं तो ये गेम हम खेलते हैं, और इस गेम को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो इस बोर्ड की इस कन्फिग्रेशन को टिक टैक की अरे की शक्ल में लिखना हो C++, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें ये x और लेट्स से अगर किसी जगह पे नहीं है तो वहाँ पे हम इसको x की जगह पे, अभी तो ये फुल बोर्ड है ना, अगर एम्प्टी हो तो उसकी जगह हम स्पेस एंटर कर सकते हैं। तो हम इसका ग्रिड साइज बता सकते हैं 3 का है। तो आमतौर पर टिक टैक इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज पर मुश्किल होती है और आमतौर पर 3x3 की होती है। तो ये हम लिख सकते हैं इधर बोर्ड 3x3, इधर मैनुअली भी लिख सकते हैं 3, लेकिन एक बेहतर तरीकाकार है कि आप जब भी अरेज डिक्लेयर करें तो उसको कांस्टेंट के साथ यूज कर लें, क्योंकि फिर साइज को आपको बाद में बड़ी जगह पे जरूरत पड़ती है। तो आप फिर इसको यहाँ पे कांस्टेंट बताएं, और ये तो ये असल में मतलब है बोर्ड 3x3 की अरे है। तो ये वाला इंडेक्स जो है ये एक्चुअली 0 0 है, ये वाला 0 1 है, यानी कि ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है। इसी तरह ये जो है वो 1 0 है और सो ऑन, 1 1 1 है, 1 2 है, और ये इसी तरह 2 0 है और ये सो ऑन 2 1 है और ये 2 2 है। तो ये इसी तरह ये सारी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है। अब हमारा टास्क ये है आज जो आपका जो आपने करना है और ज़रूर करना है, अदरवाइज फिर कल वाले काम की हमें समझ नहीं आएगी, वो ये कि हमारे पास ये अरे इस तरह गिवन हो 2D, और हम इसमें से ये बताएं कि विनर कौन है, यानी कि अभी इस केस में जो विनर हमें नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी कि हमारे प्रोग्राम की इनपुट क्या होगी। अभी जो इनपुट है हम इधर स्टैटिक कर रहे हैं, बाद में इसको हम फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइल में पहले करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, शाबाश उस बच्चे को जो ऐसा करेगा। लेकिन बार अगर आप ना करना चाहें तो यहाँ पे खुद मैनुअली आके ओ की जगह एक्स कर लें, स्पेस डाल दें, और वो हमें बता दें कि इसका विनर कौन सा है, कि इसको में से एक्स जीता है या ओ जीता है या ड्रॉ है। तो 3 ऑप्शन हो सकती हैं, एक्स ने विन किया है, ओ ने विन किया है, या ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो अभी बोर्ड है हमारे पास ड्रॉ है। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तो हमारा सिस्टम ये 3 आउटपुट करेगा। तो ये हमने करना है। अगर हम ये कर लेते हैं तो इसका मतलब हमें 2D अरे की बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। इसके अलावा हमें 2D अरे में और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका टेस्ट है, माइलस्टोन है। अगर आप ये कर लेते हैं कोड तो इट इज़ वेरी गुड, और कोशिश करनी है खुद ही कोड करने की। और बिल्कुल आई होप कि आप अब ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर खुद करेंगे और नेट से देखने से या ढूंढने से वो मज़ा भी नहीं आता और उस तरह वो लर्निंग भी नहीं होती। तो कोशिश करें इसको करने की, फिर हम कल इससे आगे या इसी को थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे वाले टास्क के ऊपर बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक तो वो पूछ लीजिए आप। मैं मीनवाइल आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। सर ये जो फिगर बनी हुई थी तो ये शुरू में ही कैसे मतलब बनी, हमने एक्सेस इसको करना है तो ये एक्सेस कैसे करेंगे, पहले से ही बनी होगी ये? अच्छा काशिर बच्चे, ये फिगर हम तो नहीं बनाएंगे। ये पहले बताओ, इस गेम टिक टैक का गेम का पता है ना कैसे खेलते हैं? जी जी सर पता है। अच्छा गुड। तो ये देखो उसी को जो हम गेम या फिगर है ना, अभी हम इसी तरह की बहुत सारी फिगर्स बना सकते हैं। ठीक है, किसी को पकड़ लेना, 2-3 गेम्स खेल लेना, या वैसे ही इमेजिनरी खुद ही हम फिगर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फिगर को हम इस तरह इनकोड कर सकते हैं। मसलन ये वाली फिगर तो पेपर के ऊपर है ना, इस फिगर को अगर हमने कंप्यूटर के अंदर लिखना है तो उसको इसी चीज को, इसी डाटे को हम कंप्यूटर के अंदर इस तरीके में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इधर सिंगल कोट्स में एक्स लगा दिया, ओ लगा दिया, ओ लगा दिया, ओ, तो ये इसकी कन्वर्जन है इसमें। अगर लेट से एक कोई गेम हम इमेजिन करते हैं, कोई इस तरह की गेम है, ये इधर था, ये इधर था, ये और ये तो ये जो है ना, ये इसमें ये वाला गुड है, जो इसमें हम गुड को ओ की जगह से रिप्लेस किया हुआ है। तो ये एक फिगर है। अब इस फिगर को मैंने इसमें लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसकी जगह पे लगा दूंगा ओ ओ मेरी पहली रो हो गई, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब मैं दूसरी रो की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ,
एक्स की जगह एक्स, गुड की जगह मैंने क्योंकि इधर ओ लिखा हुआ है तो मैं इसलिए ओ ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्रॉस, और इधर ये दूसरी, अब ये तीसरी रो की रिप्रेजेंटेशन होगी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग, और ये इसके बाद सेमीकोलन। तो ये एक्चुअली इसी जगह पे आप इन जगह पे चेंज करेंगे तो वो फिगर की रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब आपके पास ये डाटा है, अब आप फिगर को भूल जाएं, कागज को भूल जाएं, वो हमारे पास है ही नहीं ना, हमारे पास और कुछ है, तो हम इसको जो है इसको अब पढ़कर एक कोई फंक्शन लिखेंगे, एक लिखेंगे या मल्टीपल फंक्शन लिखेंगे, तो उनको पढ़कर हम बताएंगे कि ये कौन जीता है, एक्स जीता है, ओ जीता है, या सिस्टम ड्रॉ था। ठीक है, तो ये काम है भाई हमने करना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो या अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो पूछ लें। सर जी जी सर, ये जिस तरह विनर की तो काफी मतलब के पॉसिबिलिटीज है ना, तो हम लोगों ने सिर्फ किसी एक ही बनानी है? नहीं 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 नहीं, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सब की जितनी बनानी। पॉसिबिलिटी सबकी बनानी है, ठीक है सर। हाँ अच्छा, देखिए फरूक बच्चे, आपकी फरूक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे अगर गौर करें तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हम अगर वैसे काउंट नहीं कर सकते, ये कोई मिलियंस के करीब पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की। आप 9 फैक्टोरियल लें और फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर का लें तो एक कम्बिनेशन से सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप नोट करें तो इसको ना 4 या 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में देखा जा सकता है। ठीक है, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो 4-5 कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल 8 हैं, 8 में मे बी मैं करेक्ट ना हो, लेकिन 8 में के अंदर अंदर जो है ना वो हम डिसीजन कर सकते हैं 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को चेक करके कि कौन विन किया। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है बच्चों, मैं बस आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ, पता नहीं अभी डाउनलोड नहीं हुई। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस हो गई है। अब आप अगर जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। सर इसको करना हमने फंक्शन के थ्रू है या ऐसे ही हो जाएगा? देखो काशी बच्चे, अगर फंक्शन बना लोगे ना बड़ा आसान होगा, फंक्शन बना लेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, ये एक हिंट मैं आपको देता हूँ। देखें, जिस तरह फरूख ने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, देखें अगर आप नोट करें ना, आपको एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या एक एक्स या ओ एक रो के अंदर तो नहीं है, यानी कि रोज। सर मेरा एक सवाल है सर। जी 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 पूछिए। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, मे बी वो माइक में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना सकते हैं, वो बताए कि इज रो कंप्लीट, यानी कि कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, वो हर रो को चेक करें, यानी कि इज रोज कंप्लीट, और इसको हम सिंबल पास कर दें। सिंबल कौन सा है, एक्स या ओ के लिए हम चेक करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आई के लिए। यस सर, वो इशू हो रहा है नेट का सर, क्लियर हो गया सर, वही पूछना अच्छा था। ठीक है ठीक है, चलें ठीक है बच्चे, फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो हम कल 1 बजे बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।